Good afternoon, dear students. Today we will discuss some most important topic of the strength of material, and that is the tensile test. And that is a tensile test of the material. So this test is very important, and the property that came from these tests is very important for the strength of material and machine design purpose. Because of that, most of the engineering materials are divided into two types. Number one is the ductile material, and second is the brittle material. So we will discuss the tensile test separately for ductile material as well as for brittle material. So I already discussed what is the ductile material. Ductile materials are the materials those which have the elongation, large elongation with respect to the load. Load के हिसाब से elongation काफी अच्छा हो, and the material can be converted into the form of wire. Then it is the ductile material. So the steel, low and medium कार्बन स्टील, कॉपर के वायर देखे आपने, कॉपर, एल्युमिनियम, these are ductile material. Brittle material simple. Brittle material क्या है? The material which has not big elongation, it is easily breaks by the tensile load. Okay, तो क्या है? आप देखें तो कास्ट आयरन है, स्टोन है, ग्लास है, these are the brittle material. तो हम टेंसाइल टेस्ट डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो टेंसाइल टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो स्पेसिमेन रेडी करना पड़ता है, ठीक है, और ये एक यूटीएम मशीन के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन। तो यूटीएम मशीन जो होती है उसके ऊपर हम रॉड को फिक्स कर देते हैं और लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। यूटीएम मशीन के अंदर लोड कितना अप्लाई किया गया है इसे मेजर करने के लिए एक आपका मीटर लगा रहता है, लोड मीटर। वो लोड मेजर करता है, और एक डिवाइस लगाते हैं एक्सटेंशोमीटर, जो कि रॉड के इलांगेशन को मेजर करता है। तो यूटीएम मशीन कुछ सिंपल मशीन है जिसके अंदर एक इस तरह से कॉलम होगा और ऊपर एक हेड होगा, ठीक है, हेड के ऊपर ग्रिपर लगा रहेगा, ठीक है। इसी तरह से एक बॉटम में कॉलम होगा, इसके ऊपर ग्रिपर लगा रहेगा, और यहाँ रॉड फिक्स कर दी जाएगी, ठीक है। इस रॉड पे यहाँ पे एक्सटेंशोमीटर लगा देंगे। यहाँ क्या लगा देंगे? एक्सटेंशोमीटर। और यहाँ पे लोड लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेस और हाइड्रोलिक जो भी डिवाइस है उसके थ्रू। तो रॉड के अंदर कितना इलोंगेशन आया है दैट विल बी मेजर विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशोमीटर, एंड लोड इज मेजर विद द लोड मीटर। एंड ड्रॉ द डायग्राम विद रेस्पेक्ट टू द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। द स्ट्रेस in this diagram, the stress is find out, stress is equal to P divided by A. Here A is the original area of specimen. जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोड जैसे ही इस पर लगेगा इसके डायमीटर रिड्यूस होगा, तो हम इंस्टेंटेनियस एरिया न लेके हम क्या करेंगे, ओरिजिनल एरिया को लेंगे और स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज नॉन एज द नॉर्मल स्ट्रेस, और स्ट्रेन जो एक्सटेंशोमीटर में कितना लेंथ में चेंज हुआ विद रेस्पेक्ट टू एल, दैट वी विल नोट इट। एंड ड्रॉ डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। दिस डायग्राम इज फॉर डक्टाइल मटेरियल and it has the various point. So first it is necessary to know what is the meaning of a particular point. So there are number of point. Number one is the P. P is the proportionality limit. Proportionality limit. E is the elastic limit. Y is the yield point. Y dash is the upper yield point.
Y double dash is the lower yield point. Use the ultimate tensile strength point and R is the rupture point. ठीक है, अगर जो हम ये देखें इस डायग्राम को, अब हम देखते हैं कि ये तो पहले तो हमें पता लग गया कि किस पॉइंट का क्या मीनिंग है। अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट क्यों अकर हुआ और इसका स्पेशली मतलब क्या है। तो आप देखें तो द रीजन ओ ए ओपी, द रीजन ओपी in the region OP, the load is proportional to elongation, means stress is directly proportional to strain. ओके, तो इसका मतलब सिग्मा इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया ई इंटू एप्सिलॉन, तो सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट दैट इज नोन एज द ई। ठीक है, तो इससे का मतलब हुआ कि यहाँ लीनियर, ये जो ओपी रीजन है दैट इज द लीनियर बिहेवियर ऑफ द स्ट्रेस विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो लीनियरली वेरी करेगी स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में, और उसकी जो इक्वेशन होगी दैट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू ई टू एप्सिलॉन, सो हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर दिस रीजन। ओके, एंड इफ यू रिमूव द लोड द मटेरियल विल रीच ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। आप जैसे ही लोड रिमूव करेंगे मटेरियल अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाएगा। ओके, तो आपको सिर्फ इतना पता रखना है, ओपी जो रीजन है दैट इज द लीनियर लाइन, and here the stress or load is directly proportional to strain. Okay, and Hooke's law is valid. After the P, if we increase the load, the strain will increase. Okay, and the strain will increase, but the behavior between the P into E is non-linear. P से E के बीच में जो कर्व है that is non-linear, so stress is not proportional to stress and Hooke's law is not valid. But the material is still in elastic region. But if we remove the load, the material will regain its initial position. Okay. After the point E, the plastic deformation is started and material is start to yield. Y is the point of yielding. Okay. So material is start to yield, and between the E to Y region, if we remove the load, the material will not recover its 100%. Okay. It will not recover. It will not reach on its initial position. So, and yielding is started, and in the region after the point Y, there is drastic change occur. If we decrease the load, but the elongation is very high, हम लोड को कम कर रहे हैं, P से O, P, E इन तीन रीजन के अंदर लोड को हम बढ़ा रहे हैं तभी हमें स्ट्रेन मिल रही है। But after the point Y, the load is reduced, but we will get the long elongation. Okay, and in between the Y to Y dash, there is a strain hardening occur. Okay, in Y to Y region, the strain hardening occur. In Y to Y dash region, Y dash to Y double dash, strain hardening occur. The material will harden due to elongation. It means material strength is increases due to the strain. स्ट्रेन आ जाने से मटेरियल की स्ट्रेंथ में इंक्रीज हो गया,
so that after the point y dash there is a drastic change again occur, and the load is the curve is start to increasing. So after the point y dash, if you are not increasing the load, the material will not elongate. Okay, so if we increase the load, the material reached on its maximum point at u, and that is known as the maximum stress at which the maximum strain occur, and that is known as the ultimate tensile strength point. After the point u, after the point u, the neck formation is started. After the point u, the neck formation is started, so the area of the material is start to decreasing suddenly. Okay, and at the point r, this is known as the fracture point. The fracture occur and the material is failed. So this is the overall diagram of the stress strain diagram of the ductile material. Okay, so there are two curve. One is the solid line curve, and second is the dotted curve. And dotted curve is for the instantaneous area. For example, at point u, you will find out the stress is equal to load divided by area. तो लोड इज पी यू, यू पॉइंट पे कितना लोड है, एरिया आपका ओरिजिनल रहेगा. ओके, तो जो आपकी स्ट्रेस आएगी वो तो आप सॉलिड लाइन पे दिखाओगे. अगर आपको ट्रू स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है, जैसे हम ट्रू स्ट्रेस कहेंगे, तो पी यू डिवाइड बाई ए आई इंस्टेंटेनियस एरिया. यहाँ पे कुछ ना कुछ एरिया कम हो गया होगा, सो द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई इज ग्रेटर देन सिग्मा. ओके, सो द डॉटेड कर्व is above the solid line curve, and there is a big change occur after the point u. Okay, before that both curve are same. So this is the curve for ductile material. So the ductile material design point or maximum stress is equal to s by t yield point. Okay, so stress diagram for brittle material. अब ब्रिटल मटेरियल के अंदर देख लेते हैं सेम स्ट्रेस सिग्मा स्ट्रेन सिग्मा. तो इसके लिए अंदर जो डायग्राम है वो इस पॉइंट के आगे नहीं बढ़ता, इलोंगेशन आता ही नहीं, तो आपका यील्ड पॉइंट तो मिलता ही नहीं, आपका जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट ही होता है. ठीक है, सो द ब्रिटल मटेरियल डिजाइन एट SUT अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और डक्टाइल मटेरियल किस पे डिजाइन होते हैं, S/T पे. ये दो पॉइंट याद रखें. नेक्स्ट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. So what is the factor of safety? As its name, so this is the factor of a factor related to some safety. तो सेफ्टी से रिलेटेड हमारा कोई फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई भी कंपोनेंट है, मटेरियल है, वो अपनी सेफ लिमिट में रहे. इट इज वर्किंग अंडर द सेफ लिमिट that we have decided some factor of safety in the design of the material. Okay, for example, if we are designing the chair or the table, okay, or the bench for the 4 people, if we design the bench for the 4 people and the total load of the 4 people is 2.5 kg, okay, lead 2.5 kg. Okay, if we are designing exactly for 2.5 kg, 250 kg, exactly for 250 kg, then if the load will more than the 250 kg, the bench will fail. Okay, but so we will take some factor of safety and we will design our bench for 500 kg flat. We will take the factor of safety 2 times. It means if the chair is designed for 4 people
and if the 5% is set, then it will not break. So we will always working under some safe limit, and that is known as the factor of safety. So for the safe working of machine component, desirable that component work below its maximum failure load. Maximum failure load. So the factor of safety is the ratio of ultimate tensile load to the safe working load. So factor of safety is equal to ultimate tensile load divided by allowable load. So in the case of ductile material, डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS फॉर डक्टाइल मटेरियल इज इक्वल टू S/T डिवाइड बाई सिग्मा अलाउबल। तो सिग्मा अलाउबल आपको निकालना है, तो आप क्या निकालेंगे, S/T को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे। ओके, फॉर ब्रिटल मटेरियल, factor of safety is equal to SUT divided by factor of safety, sorry, SUT divided by sigma allowable। यहां से सिग्मा अलाउबल आएगा SUT डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये दो फॉर्मूले आप डक्टाइल मटेरियल केस में डिफरेंट और ब्रिटल मटेरियल केस में डिफरेंट यूज करेंगे। तो दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द नथिंग बट इज द रेशियो ऑफ maximum load divided by allowable load। Okay, now bulk modulus K। Okay, so if there is a component in the fluid, okay, and we will apply the compressive load over the body, so there is a compressive force P is applied in all the three directions। ठीक है, if the three mutual perpendicular stresses of equal intensity are applied to a body of initial volume B as shown in figure, then the ratio of direct stress to the low volumetric strain is known as the bulk modulus K। ठीक है, तो आप देख सकते हैं K इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस P डिवाइड बाई एप्सिलॉन B। ठीक है, तो डायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है आपकी, माइनस P डेल्टा B डिवाइड बाई B। तो डेल्टा B डिवाइड बाई B इज इक्वल टू माइनस P डिवाइड बाई K। तो चेंज इन वॉल्यूम आपका क्या हो गया, माइनस P डिवाइड बाई K इंटू B। So the change in volume is negative, so this is the positive quantity। okay, तो ये सिंपल है, कॉन्सेप्ट है। तो यहां से हम देख सकते हैं K इज इक्वल टू माइनस P एप्सिलॉन B। एप्सिलॉन B इज इक्वल टू क्या है, अभी मैंने फॉर्मूला एक ड्राइव कराया था, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई E, ये कराया था। यहाँ सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस P, सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस P, सिग्मा 3 इज इक्वल टू माइनस P। तो एप्सिलॉन B इज इक्वल टू माइनस 3P 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई E। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो K इज इक्वल टू माइनस P डिवाइड बाई माइनस 3P 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई E। तो K इज इक्वल टू आ गया E अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक रिलेशन आया, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन द E एंड K। E is the Young modulus of elasticity and K is the bulk modulus। ठीक है, तो हमारे पास तीन कांस्टेंट हो गए, E यंग मॉडुलस, K बल्क मॉडुलस, G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तीन हो गए। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, एक तो ये आ गया E बराबर 2K 1 माइनस 2 म्यू, याद रखेंगे। E बराबर 2G 1 प्लस म्यू,
ई बराबर डायरेक्ट याद कर लें 9 kg डिवाइड बाई 3 k प्लस जी। ये 3 रिलेशन आप याद रखेंगे, इससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर आता है। ओके, ठीक है, थैंक यू।